हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप इंडिया एनीमे में। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, मेडुसा क्लैन और रॉयल फैमिली के फाइट के दौरान अब एल्डरज़ू भी आ गए थे। इनके आने के बाद रॉयल फैमिली किसी तरह से बच कर निकल गए थे, मगर अब न्यू ग्रुप आ चुके हैं फाइट करने के लिए और एक बार फिर से काफी खतरनाक बैटल स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आप जरूर करें दोस्तों, और आप प्लेलिस्ट में जाकर BTTS सीरीज को भी देख सकते हो अगर आपका कोई वीडियो मिस हो गया होगा तो फिर। दोस्तों, अब आते हैं आज के चैप्टर पे। एल्डरज़ू के बॉडी से सिल्वर व्हाइट थंडर फाइटिंग की स्पार्क की तरह निकल रहा है। एल्डरज़ू अपने डोमेन को अपनी बॉडी में सप्रेस करते हैं। एल्डरज़ू के बॉडी से थंडर पावर बाहर आता है, फिर ये सडनली गायब होकर 10,000 फेस्ड घोस्ट के पास आते हैं और राइट हैंड को स्विंग करते हैं, मगर इनका अटैक को इजिली ब्लॉक कर लिया जाता है। नेक्स्ट मोमेंट ये इससे कुछ डेंजरस फील करते हैं, फिर ये ऊपर स्काई में आते हैं। देन नीचे ये 10,000 घोस्ट अपनी ब्लैक एनर्जी को रिलीज करता है और काफी सारे फिगर्स बनकर सामने आते हैं और ये करीबन यहाँ पे ब्लैक फिगर्स 10,000 के करीब में होते हैं। इधर एल्डरज़ू भी इसे देखकर काफी कंफ्यूज होते हैं कि इनमें से रियल और फेक कौन है। अब नेक्स्ट मोमेंट जब ये अटैक करते हैं तो फिर इनका ठंडा पावर भी इस घोस्टली फिगर के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब एक पल के लिए एल्डरज़ू भी कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं जरूर ही हार जाऊंगा इस फाइट को। एल्डरज़ू अब इस टाइम पे ये खुद के ठंडा एरर फॉर्मेशन के अंदर है, तो फिर इनके पास इसका एडवांटेज भी है। यहाँ एल्डरज़ू के आसपास काफी थंडरिंग होता है। अब ये काफी खतरनाक दिख रहे होते हैं, काफी सारे थंडर लाइटनिंग के बीच में ये खड़े होते हैं। अब जबकि इन्हें भी नहीं पता कि इनमें से रियल कौन है और कौन फेक है, तो फिर अब ये यहाँ पे 1000 ब्लैक फिगर्स पे अपने थंडर पावर को बरसाते हैं। फिर एट द सेम टाइम इस फॉर्मेशन के अंदर में कंटिन्यूस थाउजेंड्स ऑफ थंडर ऊपर से नीचे की ओर इन घोस्टली फिगर पे गिरना स्टार्ट होता है। थंडर पावर और घोस्टली एनर्जी का जबरदस्त एक दूसरे से कोलिजन होता है। थंडर पावर घोस्टली एनर्जी को इस फॉर्मेशन के अंदर में अब मेल्ट करना स्टार्ट करते हैं। हालांकि अभी भी एल्डरज़ू को इस घोस्टली फिगर पे कुछ डाउट होता है। इधर ये नीचे सिफू की ओर देखते हैं। अब ये नूडंग के ग्रुप को डिफीट कर चुके हैं, मगर नूडंग अभी भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है, बट ये भी थोड़े टाइम में डिफीट हो जाएगा। इधर फॉर्मेशन के अंदर 1000 फेस घोस्ट अपने सभी घोस्ट फिगर को अपनी ओर कॉल करता है और वापस से इनसे मर्ज होता है। अब इसका ब्लैक एनर्जी भी एक बार फिर से काफी इंक्रीज करता है। नेक्स्ट अप अब दोनों ही अपने जोरदार अटैक का प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। एक जोरदार पाल्म अटैक एल्डरज़ू की ओर आगे जाता है। इसे देख कर एल्डरज़ू भी रिस्पॉन्स करते हैं। इनका भी पाल्म अटैक जिसमें काफी थंडर कंटेन है, ये भी आगे जाता है, बट दिस टाइम कोलिजन के कारण से अब एल्डरज़ू के पास का स्पेस ही डिस्टॉर्ट होता है और इनका ये थंडर एरे फील्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। हालांकि एल्डरज़ू जानते हैं कि इस 1000 फेस घोस्ट का पावर क्या है और ये क्यों इतना मिस्टीरियस है घोस्ट वर्ल्ड में। एट दिस टाइम स्काई में काफी ब्राइट लाइट दिखता है और ये काफी ज्यादा वेव्स को इमिट करता है। इस तरह का फ्लक्चुएशन एक होली रैंक स्किल से ही आ सकता है, मतलब कि एक इमॉर्टल रैंक का स्किल। इस तरह के स्किल में सच में काफी टेरिफाइंग पावर होता है। इधर नूडंग भी काफी ट्रबल में है। ये भी ऊपर में स्काई में इस इमॉर्टल स्किल को देखता है। इधर ये सोचता है कि मुझे इस घोस्टली फिगर की बातों में नहीं आना चाहिए था। सिफू भी कहते हैं कि नूडंग, तुमने हमारे क्लैन के सीक्रेट्स को सेल किया है रॉयल फैमिली से, अब तुम बचने वाले नहीं हो। नेक्स्ट मोमेंट एक ब्राइट लाइट शाइन करता है। सिफू भी ऊपर स्काई में देखते हैं। इस टाइम पर एल्डरज़ू के हाथों में सिल्वर लाइट अपीयर होता है और इससे काफी एसेंट ऑरा को फील किया जा सकता है। ये देखकर ये 10,000 फेस्ड घोस्ट कहता है कि ये किस तरह का पावर है। एल्डरज़ू कहते हैं कि काफी टाइम हो चुका है जब से मैंने इस पावर को यूज किया है, तो फिर अब ये 10,000 घोस्ट कहता है कि मैं स्किल के पावर को ट्राई करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि ये कितना ज्यादा पावरफुल स्किल हो सकता है। एल्डरज़ू इस बार अपने इस स्किल में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये इस बार इस घोस्टली फिगर को काफी ज्यादा हद तक डैमेज कर सकते हैं अपने इस स्किल से। इधर एक घोस्टली फिगर इस अटैक को होल्ड करने के लिए काफी ज्यादा ब्लैक एनर्जी को गैदर करता है। ऊपर स्काई में थंडरिंग क्लाउड गैदर होते हैं। अब इसका साइज भी थंडर फील्ड एरे की इतना हो जाता है। जब एक थंडर ऊपर से नीचे गिरता है तो फिर ये ग्राउंड पे आकर डायरेक्टली हिट करता है और काफी बड़ा सा यहाँ पे गड्ढा क्रिएट होता है। इमॉर्टल स्किल काफी ज्यादा खतरनाक है। इस थंडर का कलर भी ब्लैक कलर का है और इसमें थोड़ा बहुत सिल्वर कलर को भी देखा जा सकता है। एल्डरज़ू अब इस थंडर को कंडेंस करते हैं अपने हाथों में। अब क्लाउड से काफी थंडर आकर एल्डरज़ू के हाथों में कंडेंस होता है, मगर ये पावर भी अभी काफी नहीं है। फिर एल्डरज़ू क्लाउड को पूरे तरीके से निचोड़ते हैं, इसके पूरे थंडर पावर को, और साथ ही अपने लाइफ एंड डेथ पावर को भी इसमें ऐड करते हैं। ये देखकर घोस्ट फेस स्पीकर कहता है अगर इस अटैक के आगे एक गुड डिफेंस ना हो तो फिर मैं तुरंत ही मारा जाऊंगा इस अटैक से। ये देखकर अब ये कहता है मैं इस तरह से इसे तो कंटिन्यू एनर्जी को गैदर करने देने वाला नहीं हूँ, अब मुझे भी कुछ करना होगा। अब ये अपने डार्क चेन्स को सेंड करता है। इस बार इसके चेन्स में काफी ब्लैक एनर्जी भरे होते हैं और ये टोटल 5 चेन्स होते हैं। इसके चेन्स बेस्ट वेपन है किलिंग के लिए। अब ये 5 चेन्स सीधा एल्डरज़ू की ओर आगे बढ़ता है, मगर एल्डरज़ू ये देखकर कहते हैं मेरी ये इमॉर्टल स्किल का सामना तुम्हारा चेन्स भी नहीं कर सकता है। अब इन दोनों के अटैक आगे जाते हैं। इस टाइम पे ऊपर स्काई में थंडर क्लाउड भी आवाज करना बंद कर देते हैं। सिल्वर व्हाइट थंडर क्लाउड इन चेन्स को टच करते हैं। टच करते ही चेन्स और थंडर पावर में इरोजन स्टार्ट हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं। ये चेन्स भी काफी स्ट्रेंज है। ये थंडर पावर को भी डिस्ट्रॉय करने के साथ है इसे थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करता है। ये चेन्स सिल्वर थंडर के पावर को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर ये चेन्स भी डिसअपियर हो जाता है। इतने में एल्डरज़ू अपने हेवनली पाल्म को थ्रो करते हैं। इसमें 2 पावर कंटेन है, एक ब्लैक और दूसरा व्हाइट पावर। अब ये पाल्म अटैक आकर इन 5 चेन्स पे पड़ता है। ये देखकर 1000 फेस घोस्ट भी
समझ जाता है कि ये एक इमॉर्टल रैंक के स्किल से जीत नहीं सकेगा। फिर ये भी अब भागने का सोचता है और अपने 5 चेन्स को यूज कर अब एल्डरजू के अटैक को रेसिस्ट करता है। देन ये ब्लैक गैस को रिलीज कर अब निकलता है। हालांकि एल्डरजू इसे ऐसा करता हुआ देख लेते हैं। फिर ये इन चेन्स को और जोर से हिट करते हैं। फिर ये अपने पावर अटैक में और ज्यादा पावर को सेंड करते हैं और इसके चेन्स को और जोर से हिट करते हैं। इन ब्लैक मिस्ट में अपने अटैक को सेंड करते हैं। अब ये ब्लैक मिस्ट पूरे स्काई को कवर कर लेता है। अब ये फिगर कहता है एल्डरजू तुम काफी अच्छे हो फाइटिंग में, तुम काफी पावरफुल भी हो। हालांकि मेरा पर्पस यहाँ पे पूरा हो चुका है यहाँ पे आने का, मैं तुमसे नेक्स्ट टाइम मिलूंगा। देन ये नूडोंग को भी इशारा करता है निकलने का। अब नूडोंग भी इस ब्लैक मिस्ट की ओर जाने लगता है। ये देखकर अब शिपू भी कहते हैं इसे रोको, इसे जाने मत दो यहाँ से। मगर ये दोनों ही यहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं। इनके जाने के बाद अब एल्डरजू का भी अटैक है धीरे धीरे यहाँ पे गायब होता है। शिपू एल्डरजू को देखकर कहते हैं क्या तुम ठीक हो? ये कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, बट एक इमॉर्टल रैंक का स्किल यूज करना काफी ज्यादा टायरिंग होता है बॉडी के लिए। इस टाइम पे सभी काफी ज्यादा हार्ड बैटल किए हैं। शिपू इन सभी को अपने टाइम में जाकर डिफेंस को और भी ज्यादा इंक्रीज करने को कहते हैं। रॉयल फैमिली फिलहाल के लिए तो चली गई है, मगर नेक्स्ट अटैक कब होगा अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता इस बारे में। अब शिपू नूडोंग के सब ऑर्डिनेट से पूछते हैं जिनको इन्होंने यहाँ पे अभी पकड़ा है। अब ये इनसे पूछते हैं कि बताओ मुझे नूडोंग कैसे उस घोंसले फिगर को जानता है और वो रॉयल फैमिली से क्या क्या इन्फॉर्मेशन को शेयर किया है। ये पर्सन कहते हैं मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। नूडोंग का कोई भी सबऑर्डिनेट इस बारे में कुछ भी नहीं जानता है। अब शिपू इन सभी को एक झटके में खत्म कर देते हैं। एल्डरजू भी इस बारे में कुछ खास कर नहीं सकते हैं, ये इनका इंटरनल मैटर है। अब एल्डरजू और शिपू बातें करते हैं। हालांकि ये एल्डरजू की हेल्प से ज्यादा कुछ खास खुश नहीं होते। एल्डरजू भी कहते हैं कि हमें हर हाल में यांची को सेव करना होगा, वो अंडरग्राउंड पैलेस के 7th फ्लोर पे है। इस पे शिपू कहते हैं क्या तुम श्योर इस बारे में? हालांकि इस इन्फॉर्मेशन को अभी भी कंफर्म करना बाकी है, बट जब ये रॉयल फैमिली गए थे तो फिर इन्होंने उसके प्रेजेंस को फील किया था वहाँ पे। अब जबकि मेडुसा क्लैन का ये बैटल खत्म हो चुका है तो फिर सभी लीडर्स अपने अपने ट्राइब चले जाते हैं और नूडोंग के ट्राइब में अब न्यू लीडर को अपॉइंट किया गया है और इसके सभी सब ऑर्डिनेट्स को या तो खत्म कर दिया गया है नहीं तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। ब्लू व्हाइट स्नेक भी अब इस बैटल के बाद रिटायर हो चुकी है। इसका फाउंडेशन काफी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था बैटल के दौरान। अभी किंग यांग को टीच कर रही होती है। किंग यांग के आई पावर के अंडर में ये भी धीरे धीरे खुद को हील करती है। अभी तक किंग यांग का ग्रुप भी अब टेंपल से काफी दूरी पे आ चुका है डेजर्ट में। अब ये यहाँ पे एक जगह पे रुक कर रेस्ट करने का डिसाइड करते हैं। ये सभी खुद के पावर को रीस्टोर कर रहे होते हैं। अब जबकि इनके ग्रुप के 3 लोग टेंपल में एंटर कर चुके हैं तो फिर अब आगे का काम उनके हाथों में ही है और इनका मिशन भी कंप्लीट हो चुका है। तो फिर अब ये वापस अपने सिटी की ओर जा रहे होते हैं। यहाँ इनसे मिलने के लिए सोलोमन सेक के 3 बंदे आते हैं। लिंग वान को देखकर किंग त्यान कहते हैं कि तुमने एल्डरजू को क्यों नहीं खत्म किया, ये तुम्हारा मिशन था। इस पे ये कहता है हमें उनका पोजीशन के बारे में नहीं पता चला, इस कारण से हम तुमसे मिलने आए हैं। किंग त्यान के बॉडी में घोस्ट एनर्जी काफी ज्यादा फील होता है। अब ली कुआन पूछता है कि मुझे नहीं पता कि किंग त्यान इस डेजर्ट में क्यों आए हैं, वो भी इस तरह के इतने सारे पावरफुल पर्सन को लेकर। अब ये सुनकर किंग त्यान भी कहता है तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। इतने में ली कुआन तुरंत ही अपने एक पावर अटैक से अटैक करता है किंग त्यान पे। किंग त्यान के पास ज्यादा समय भी नहीं होता इसे डॉज करने का। अब तक किंग त्यान सिर्फ 60% अपने पावर को ही रिकवर कर चुका है। अब ये अटैक आकर इसे हिट करता है। हिट होते ही इसके मुंह से ब्लड भी आता है। ये तीनों सोलोमन सेक के पर्सन इन्हें किल करना चाहते हैं आज। अब इनके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है। ली कुआन भी यहाँ पे कहता है कि इन सभी को किल कर दो। इसके इस तरह से कहते ही अब सॉन्ग ली और यांग भी दोनों ही काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स ऑरा को ब्रस्ट करते हैं और ये दोनों ही इनकी कुछ इस तरह से आगे बढ़ते हैं जैसे कि एक हंगरी घोस्ट अपने खाने के लिए भागता है। इस टाइम पे ड्रैगन लीजन में अभी सिर्फ एक ही है जो डाउडी 9 स्टार के लेवल से भी ऊपर है और वो किंग त्यान ही है। मगर इनके ग्रुप ने थोड़ा देर पहले ही काफी ज्यादा डेडली बैटल में इंगेज थे मेडुसा क्लाइन के साथ। तो फिर अब ये उस हालत में नहीं है कि ये दूसरा एक डेडली बैटल को भी कर सके। किंग त्यान का पावर अभी भी काफी कम है, इस कारण से ली कुआन भी इन पे अटैक करने से डर नहीं रहा होता। ली कुआन का पावर अभी डाउडी 9 स्टार के 3rd रैंक पे है और इसके साथ सॉन्ग ली इसका पावर डाउडी 8 स्टार पे है और यांग भी इसका पावर डाउडी 8 स्टार पे है। सॉन्ग ली और यांग भी कहते हैं कि अगर हम इन ड्रैगन लीजन के सोल पावर को एब्सॉर्ब कर लेते हैं तो फिर हमारा पावर भी काफी इंक्रीज करेगा। किंग त्यान जानता है कि ये इनसे फाइट में जीतने वाला नहीं है, तो फिर ये यहाँ से अपने ग्रुप को लेकर भागने का सोचता है। अब किंग त्यान एक पावर अटैक करता है ली कुआन के अगेंस्ट में, मगर ली कुआन के बॉडी से काफी ज्यादा ब्लैक एनर्जी इमर्ज होता है और ये किंग त्यान की ओर डायरेक्ट करता है। अब किंग त्यान भी अपने रेड फ्लेम को समन करता है। रेड फ्लेम से ली कुआन थोड़ा सरप्राइज होता है, मगर आज ये किंग त्यान को हर हाल में किल कर देना चाहता है और अगर ये इसके सोल को एब्सॉर्ब कर लेता है तो फिर इसका पावर भी काफी इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे अगर ये इतने सारे ड्रैगन लीजन के लोगों को मारकर इसके सोल पावर को एब्सॉर्ब कर लेता है तो फिर ये एक हाफ इमॉर्टल के रैंक पे भी चला जा सकता है, नहीं तो इससे भी ऊपर। इधर सॉन्ग ली और यांग भी बाकी मेंबर से फाइट करते हैं। हालांकि ये नंबर में ज्यादा है, मगर ये इन दोनों का सामना भी नहीं कर पा रहे होते हैं। इन दोनों के बॉडी को ब्लैक एनर्जी कवर किए होते हैं और इस कारण से और भी ज्यादा पावर को डिस्प्ले कर पाते हैं। अगर इस तरह से ही चलता रहता है तो फिर ये 3 मिनट के अंदर में ही ये सभी डिफीट हो जाएंगे। इधर याओशिन को ली कुआन का ये ब्लैक एनर्जी स्ट्रेंज फील होता है। अब ये फील कर ये फैंग यू को थोड़ा टाइम बाई करने को कहता है और फिर ये बैठकर ली कुआन के एनर्जी पे ध्यान लगाता है। फिर ये अपने सोल पावर से ली कुआन पे अटैक करता है। हालांकि इसके सोल पावर को ली कुआन नोटिस कर लेता है और इसके अटैक को भी सैटर कर देता है। किंग
टियान से कहते हैं कि सॉन्गली और वांग वी पे फोकस करो अभी फिलहाल के लिए, कि अगर ये दोनों जल्दी डिफीट हो जाते हैं तो फिर इनके पास एडवांटेज भी हो सकता है। अब इधर ली क्वान के हाथों में कुछ थिंग दिखता है। जब किंग टियान इस थिंग को देखता है तो फिर कहता है ये तो सोल सेटिंग कार्ड है, और ये इसे काफी सरप्राइज होता है। इस तरह का कार्ड एक डाउरी लेवल के पीक के एक्सपर्ट को किल करने के लिए यूज किया जाता है, और इसे सिर्फ घोस्ट ही कंडेंस कर सकते हैं। अब किंग टियान सोचता है कि क्या सोलोमन सेक्टर और घोस्ट वर्ल्ड के बीच में कुछ कनेक्शन है क्या? अगर किंग टियान अपने पीक पे भी होता तो फिर भी ये इस सोल सेटिंग कार्ड के पावर को रोक नहीं पाता। एक डाउरी लेवल के पीक एक्सपर्ट को किल करना आसान नहीं होता। जब तक इसका सोल जिंदा होता है ये दोबारा से जन्म ले सकता है, मगर अगर इसका सोल ही नहीं रहेगा तो फिर ये ट्रूली मारा जा सकता है। अब जब ये ली क्वान इस सोल सेटिंग कार्ड का यूज करता है तो फिर इधर किंग टियान अपना पूरा जोर लगा रहा होता है, इसे ब्लॉक करने का ट्राई करता है। यास्टिन ये देखकर जोर से चिल्लाता है और फिर स्वान वन आगे आता है और जाकर इस सोल सेटिंग कार्ड के पावर को अपनी बॉडी से ब्लॉक करने का सोचता है ताकि ड्रैगन लीजन के हेड बच सके। इसे देखकर इसके साथ है इसकी लवर जिसका नाम है कियान मू है, ये भी जाती है। हालांकि फिलहाल ये इससे ज्यादा आर्गू नहीं करता, मगर जब ये मिड एयर में होता है तो फिर ये कियान मू को पीछे की ओर धक्का देता है और कहता है कि तुम्हें आगे का जीवन जीना होगा। अब ये इसे गुड बाय बोलते हुए इसे पीछे छोड़कर किंग टियान की ओर आगे जाता है। शुआन वन ये अपने ड्रैगन लीजन में सबसे वीकेस्ट और सबसे यंगेस्ट मेंबर है। इधर किंग टियान इस ली क्वान के सोल सेटिंग अटैक को देखता है और ये एक तरह का काफी बड़ा सा ब्लैक बॉल ऑफ डेथ में बनकर आगे आता है। इधर सॉन्ग ली और वैनबी भी काफी हार्ड बैटल कर रहे होते हैं। इतने में किंग टियान के पीछे से शुआन वन आता है और इस ब्लैक डेथ बॉल को रोकने का ट्राई करता है। अब ये अपने खुद के लाइफ फोर्स को बर्न कर एनर्जी को गैदर करता है और इसे रोकने का ट्राई करता है। हालांकि इधर ली क्वान को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता कि शुआन वन इसे खुद के लाइफ फोर्स से रोकना चाहता है। ये जानता है कि इस अटैक से ये किंग टियान को भी किल कर सकता है। इधर ये सोल सेटिंग कार्ड है किंग टियान को ऑलरेडी लॉक कर चुका है और काफी ज्यादा घोस्टली ऑरा इसे रिलीज भी होता है। अब नेक्स्ट अब ये किंग टियान को ये अटैक इसके पीछे पागल की तरह पड़ जाता है। हालांकि जब किंग टियान से हिट होता है तो फिर ये एक्चुअली में मरता नहीं है। जब ये हिट हुआ था तो फिर ये किसी तरह से अपने पावर से इसके इफेक्ट को रोक सका था और इसे इवोपरेट भी कर दिया था। अब जबकि ये सोल सेटिंग अटैक जा चुका है तो फिर ये तुरंत ली क्वान के पास आता है और इस पे अटैक करता है, बट ये ब्लैक एनर्जी को गैदर कर इसे ब्लॉक करता है। हालांकि ये काफी ज्यादा शॉक था कि इसका अटैक काम नहीं किया। अब ये सॉन्ग ली और वैंग वी की ओर देखकर इनसे काफी गुस्से में कहता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, जल्दी करो, इन्हें फिनिश कर दो और आकर मेरा हेल्प करो। सॉन्ग ली इसके बातों पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, मगर इससे पहले कि ये कुछ कहता है इसे यांग वेई से रोकता है। इन दोनों का पावर भी काफी लिमिटेड है और ये दोनों ही क्या ही कर सकते हैं। जबकि इनका सेक्ट मास्टर 3 कुछ कर भी नहीं पा रहा है तो फिर अब यांग वेई कहता है कि सेक्ट मास्टर 3 मैं आपसे कुछ थिंग को मांगना चाहता हूँ और फिर तुरंत ही ये ली क्वान पे अटैक कर देता है। अब ये दोनों ड्रैगन लीजन को छोड़कर इस पे अटैक कर देते हैं। अब जब ऐसा होता है तो फिर ये भी कहता है कि मैं तुम दोनों के पावर को ही एब्जॉर्ब कर लेता हूँ। इधर ये यांग वेई भी काफी चालाक होता है, ये सॉन्ग ली को आगे सेंड कर देता है अटैक करने के लिए, बट ये पीछे रह जाता है। ये जानता है कि अभी भी ली क्वान काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि ये सोल सेटिंग कार्ड को यूज करने के बाद इसका पावर अब 70% कम हो चुका है। इधर ली क्वान तुरंत ही इन घोस्ट बैरियर से घोस्ट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर खुद के बॉडी को थोड़ा बहुत हील करता है। अभी एक बार में अटैक को सेंड करता है। इधर सॉन्ग ली भी अटैक करता है, मगर इसका अटैक उतना पावरफुल नहीं था। अब इसके मुंह से भी ब्लड आता है। अब जब ली क्वान सॉन्ग ली के साथ बिजी था तो फिर इतने में इसके पीछे से आवाज आता है यांग वेई का और ये तुरंत ही आकर ली क्वान को हिट करता है। इस अटैक से ली क्वान भी काफी डैमेज होता है। अब ये दोनों ही इसे घेर लेते हैं और इस पे जोरदार अटैक करते हैं। अब ली क्वान को भी डर लगने लगता है और ये इसके दोनों हाथों को भी पकड़े होते हैं जैसे कि ये इसे खत्म ही करने वाले हैं। इधर दूसरी ओर अंडरग्राउंड पैलेस में मेडुसा क्लैन के शिफू कहते हैं कि अगर यहाँ पे कुछ भी हरकत होता है तो फिर मुझे रिपोर्ट करना, मैं फिलहाल जाकर किंग वार किंग यांग के इंजरी को हील करता हूँ। इधर अब डेजर्ट से रॉयल फैमिली भी जा चुके हैं अपने सिटी में याओसिंग के सोल पावर के हेल्प से। यहाँ पर शुआन वन अपने आंखों को खोलता है। इसका फेस भी काफी ज्यादा पेल दिखता है। इसने अपना लाइफ फोर्स का यूज किया था उस अटैक को रोकने के लिए। अब किंग टियान अपने सिटी में मार्शल लॉ को घोषित करने को कहते हैं। इधर डेजर्ट में एल्डर ज़ू भी कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ये सभी आएंगे तो फिर ये थोड़ा बहुत प्रोग्रेस कर चुके होंगे। ये यहाँ पर जियान के ग्रुप के बारे में बोल रहे होते हैं। इधर जियान डेजर्ट में जा रहा होता है और यहाँ पे मोफेंग से कहता है कि जियान तुम इस डेजर्ट में कुछ फील कर सकते हो ना। जियान कहता है कि सिस्टर टैंग भी इस डेजर्ट में कुछ ग्रेट ट्रेजर के पीछे आई थी। हालांकि ये सभी उस टेंपल में नहीं जा सके। किंग टियान जो कि डाउडी लेवल के पीक पे है वो भी अंदर के डेंजर का सामना नहीं कर सकेगा। ये सुनकर ये सभी जान जाते हैं कि टेंपल के अंदर का डेंजर काफी ज्यादा है। अब जबकि जियान का सोल पावर इतना ज्यादा है तो फिर ये फील कर सकता है उस तरह के डेंजर को। जियान कहता है डोंट वरी, एल्डर ज़ू ने भी हमें इस डेजर्ट में सेंड किया है तो फिर इसके पीछे भी कुछ रीजन होगा। हमें इस डेजर्ट के डीपेस्ट पार्ट में जाना चाहिए। अब जियान के आगे डेजर्ट लैंड भी स्ट्रेंजली बिहेव करता है। ऐसा लगता है कि ये वाटर की तरफ फ्लो कर रहा हो। अब ये सभी इस डेजर्ट में जंप करते हैं और फिर ये इसे पास करते हुए एक स्ट्रेंज जगह पे आ जाते हैं। ये प्लेस डेजर्ट के नीचे काफी अंदर में होता है और इस प्लेस में काफी अंधेरा भी होता है। जियान यहाँ पे अपने फ्लेम का यूज करता है इस जगह में देखने के लिए। इस जगह पे इनके ग्रुप से कुछ दूरी पे काफी स्ट्रेंज क्रिएचर हैं। हालांकि जियान ने सेंस कर चुका है। अब मोइंग भी कहती है कि ये किस तरह के क्रिएचर हैं। मुफेंग बताता है कि ये डार्क बैट्स हो सकते हैं। हालांकि ये चमगादड़ भी फ्लेम को पसंद करते हैं। यहाँ इनका नंबर भी काफी ज्यादा है। यहाँ पे फील किया जा सकता है। जियान और बाकी इन चमगादड़ को खत्म कर आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर इसमें काफी टाइम और एनर्जी भी स्पेंड होगा। तो जियान इन्हें
बाईपास करते हुए आगे जाने का सोचता है। अब जियान आगे बढ़ता है और सभी को दीवार से पीछे रहने को कहता है। जियान अपने फ्लेम को इन बैट्स की ओर सेंड करता है ताकि इनका ध्यान भी भटक सके और ये इन फ्लेम में बिजी हो जाए। अब जियान और बाकी इस डार्क पैसेज में आगे जाते हैं। हालांकि ये काफी अलर्ट भी होते हैं। आगे जाने पे इन्हें वाटर का साउंड भी आता है, जैसे कि वाटर के बूंदे नीचे गिर रहे हो टिप टिप। थोड़े आगे जाने पे इनके सामने एक स्ट्रेंज प्लेस अपीयर होता है और यहाँ पे एक बड़ा सा स्टोन स्टैचू है। इसके पीछे एक रास्ता है। ये स्टैचू इस रास्ते को रोके हुए है। इन सभी को इस प्लेस से आगे जाने के लिए स्टैचू को हटाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। इसे सिर्फ फिजिकल पावर से हटाया नहीं जा सकेगा। अब मुफेंग भी जियान को फ्लेम से ट्राई करने को कहता है कि जियान का फ्लेम से कुछ हो सके। फ्लेम का बात सुनकर जियान भी इस स्टैचू के पास जाता है और अपने फ्लेम को रिलीज करता है और फिर ये स्टैचू के चेस्ट के पास अपने हाथों को आगे करता है। जब जियान का फ्लेम स्टैचू के पास आते हैं तो फिर जियान का फ्लेम इस स्टैचू के चेस्ट को ही मेल्ट करना स्टार्ट करते हैं। जियान का फ्लेम 23 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेम से बना हुआ है। इसका फ्लेम भी काफी पावरफुल है, मगर फिर भी ये स्टैचू जियान अपने फ्लेम से मेल्ट नहीं कर पाता। जियान यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूज होता है। अब इनके सामने काफी सारे बैट्स हैं। अब ये यहाँ इन बैट्स को फ्लेम के साथ तो फेस नहीं कर सकते हैं। आगे इन्हें अपने पावर का काफी ज्यादा यूज करना पड़ सकता है और ये अपना पावर यहाँ पे तो खत्म नहीं करना चाहते हैं। अब ये डिस्कस करते हैं कि इस बारे में क्या किया जाए। इन बैट्स में जो फ्लेम का पावर हिडन है ये एक डाउडी 1 स्टार के एक्सपर्ट के बराबर है और ये बैट्स यहाँ पे काफी ज्यादा नंबर में है। अब जियान वापस इस स्टैचू पे फोकस करता है। इस स्टोन स्टैचू की आई काफी स्ट्रेंज लगता है। जियान इस आई के पीपल को देखता है और इसके कलर को देखता है। फिर अपने ग्रुप के साथ डिस्कस करता है कि तुम सभी को इसके आंखों को देखकर क्या लगता है, ये नॉर्मल तो नहीं है। ये सभी बताते हैं कि हमें ब्लैक कलर ही दिख रहा है। जियान को थोड़ी देर पहले इसमें ब्लैक और ब्लू कलर दिखा था। अब जियान भी कहता है कि जो भी है बाहर आओ। जियान का सोल पावर इसका परसिस्टेंस भी काफी स्ट्रॉन्ग है ऑर्डिनरी लोगों से। अब इतने में जायंट स्टोन स्टैचू से आवाज आता है। फिर ये स्टोन स्टैचू भी कहता है कि तुम पहले हो जिसने इस स्टोन स्टैचू के आई को स्ट्रेंजली देखा है और इसका पता लगाया है। जियान पूछता है कि तुम कौन हो, सामने आओ। इस पे ये कहता है कि अब तो काफी साल हो चुके हैं, मैं तो अपना नाम भी भूल चुका हूँ और मैं कौन हूँ मैं ये भी नहीं जानता। अब इस स्टोन स्टैचू के आई से एक इवल की फ्लैश करता है और ये वॉइस कहता है कि आओ और आकर मुझे ढूंढ लो। अब जियान भी इस इवल एनर्जी को अपने सोल ईटर तालिस्मान से एब्जॉर्ब करता है और फिर ये अपने फ्लेम से इसे डिफाइन करता है। अब जियान यहाँ पे इन्हें कहता है कि हमें अभी भी इस स्टोन स्टैचू को डिस्ट्रॉय करना है। फिलहाल इस मिस्टीरियस पर्सन के बारे में भूल जाओ। ये सभी इन चमगादड़ का यूज कर स्टोन स्टैचू को डिस्ट्रॉय करने का सोचते हैं, मगर कैसे करे ये इस बारे में सोचते हैं। ये चमगादड़ तो अचानक ही यहाँ पे आकर इस स्टोन स्टैचू को डिस्ट्रॉय तो नहीं करने वाले हैं। इतने में मोइंग को कुछ याद आता है और ये कहती है भूलो मत। इन चमगादड़ को भी फ्लेम काफी अच्छा लगता है। ये सुनकर जियान भी स्माइल करता है और फिर ये फायर के साथ आगे जाकर इन चमगादड़ को इस ओर लाने का सोचता है। जियान अपने साथ मोइंग को लेकर नहीं जाता। ये जानता है कि इसके पास होली फ्लेम है और जब ये यूज करती है फिर इसे काफी प्रॉब्लम होता है। फिलहाल इसका बॉडी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इसका फ्लेम को ये हैंडल कर सके। अब जियान और फायर दोनों ही वापस इस डायरेक्ट पैसेज में आते हैं। फिर ये अपने फ्लेम को रिलीज करते हैं। ये चमगादड़ अभी ऊपर इस पैसेज के छत पे ऊपर लटके होते हैं। अब ये तुरंत ही अपने सामने इस तरह के फ्लेम को देखकर सभी चमगादड़ जियान और फायर गर्ल की ओर आगे बढ़ते हैं। जियान इन चमगादड़ों को देखकर अब थोड़ा वेट करता है ताकि यहाँ पे काफी सारे चमगादड़ गैदर हो सके। फिर जब इनका नंबर काफी ज्यादा हो जाता है तो फिर अब जियान और फायर गर्ल दोनों ही ये स्टोन स्टैचू की ओर आगे भागते हैं। जियान ज्यादा यहाँ पे फास्ट नहीं भागता, नहीं तो ये चमगादड़ भी काफी पीछे रह जाएंगे, तो इसलिए ये नॉर्मल स्पीड में ही भागता है। अब जब जियान और फायर गर्ल स्टोन स्टैचू के पास आ जाते हैं तो फिर ये दोनों ही अपने फ्लेम को एक साथ मर्ज करते हैं और तुरंत जियान इस फ्लेम को स्टोन स्टैचू की ओर थ्रो कर देता है। अब ये चमगादड़ बिना सोचे समझे तुरंत इस स्टोन स्टैचू की ओर आगे बढ़ते हैं। इन चमगादड़ का स्पीड भी काफी ज्यादा है। ये चमगादड़ आकर स्टोन स्टैचू से कोलाइड करते हैं ग्रेट फोर्स से। अब ये स्टोन स्टैचू भी एक पल में ही टूटने लगता है। ये स्टोन स्टैचू पे अटैक के दौरान इससे काफी ज्यादा रिपल भी निकलता है और ये चमगादड़ भी इस रिपल से मारे जाते हैं। अब इन चमगादड़ के अटैक के बाद इस स्टोन स्टैचू को काफी डैमेज भी आता है। इनमें काफी ज्यादा क्रैक्स और गड्ढे हो जाते हैं। अब जबकि अच्छा खासा काम है चमगादड़ों ने कर दिया है तो फिर जियान अपने फ्लेम से अटैक कर अब इस स्टैचू को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जो कि इनके रास्ते को ब्लॉक किए होता है। जियान यहाँ पे सभी को केयरफुल रहने को कहता है। इधर ड्रैगन सोल जियान को कहता है कि इस इवल रेस का एनर्जी फील हो रहा है। ये सुनकर जियान भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। एक इवल रेस जो कि पूरी ह्यूमंस रेस का एनिमी है। ड्रैगन सोल भी कहता है कि मुझे भी नहीं पता, मगर मैं इस स्टोन स्टैचू से इवल रेस का ऑरा को फील कर सकता हूँ। इतने में मोइंग कुछ डिस्कवर करती है। इस टूटे हुए स्टोन स्टैचू की आंखों में ब्लैक साउंड वेव को देखती है। फायर गर्ल जो कि एक फायर एल्फ है, ये इंसानों से काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है। इसका हियरिंग और सेंस एबिलिटी भी काफी ज्यादा है। तो जब ये ब्लैक साउंड वेव इन्हें हिट करता है तो फिर इसके फ्लेम भी फ्रीज कर जाते हैं। इस समय में मुफेंग और बाकी अपने सर को जोर से दबा रहे होते हैं, अपने कानों को ये ढके होते हैं और इन्हें काफी ज्यादा पेन फील होता है। जियान को भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पे चल क्या रहा है, बट इस टाइम पे ये टूटे हुए स्टोन स्टैचू से कुछ फ्लक्चुएशन रिलीज होता है। जियान तुरंत अपने फ्लेम से खुद को कवर करता है। जियान को भी इस इवल रेस के बारे में काफी कुछ पता है। इसका मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी काफी कुछ बताया है इससे, और इन्होंने तो इससे फाइट भी किया है। साथ ही टॉक्सिक गॉड भी इनसे फाइट कर चुके हैं। ड्रैगन सोल कहता है कि डोंट वरी, अब जबकि गोल्डन ड्रैगन किंग ने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने को कहा है तो फिर मैं अपनी जान पे खेलकर भी तुम्हें जरूर बचाऊंगा। ड्रैगन सोल कहता है कि शायद ये एक गार्डियन का टेस्ट था जो कि स्टैचू में इवल रेस के पावर को छोड़ दिए होंगे। अब ये टेस्ट भी खत्म हो चुका
चुका है। जियान और इसका ग्रुप के सामने एक रास्ता ओपन होता है, एक पैसेज है ये जो कि काफी डीप और काफी नीचे की ओर जाता है। मोइंग भी कहती है कि इसके होली फ्लेम इस पावर के आगे कुछ भी नहीं कर सके। अब ये आगे जाकर स्टोन स्टैचू को चेक करते हैं, बट ये काफी केयरफुल होते हैं इस टाइम पे। अब ये धीरे धीरे 1 स्टेप और 2 स्टेप आगे जाते हैं। ये खुद के हार्ट बीट को भी फील कर सकते हैं, इतना ज्यादा ये इस टाइम पे केयरफुल होते हैं। अब जियान और इसका ग्रुप इस जायंट स्टोन स्टैचू के पीसेस के पास आता है और जियान इस स्टोन को उठाकर देखने लगता है। ये रॉक व्हाइट कलर का है, मगर जियान को इस रॉक से कुछ भी फील नहीं होता। मोइंग कहती है कि इस रॉक के पीछे देखो। जब ये इस रॉक के पीछे देखते हैं तो फिर इस रॉक के पीछे एक ह्यूमन फेस बना होता है और ये फेस अजीब तरह से स्माइल कर रहा होता है, बिल्कुल एक सिनिस्टर स्माइल होता है ये। जियान भी यहाँ पे इन रॉक्स को नीचे रखता है और फिर ये मोइंग को देखता है जो कि इस टाइम पे होली फ्लेम में कवर होती है। मोइंग भी काफी थिंग्स को जो कि इस वर्ल्ड के बारे में है ये जानती नहीं है, जैसे कि एवर रेस के बारे में ये नहीं जानती है। अब जियान से इसके बारे में बताता है। मोइंग ये सुनने के बाद अब इस व्हाइट रॉक की ओर आगे जाती है और फिर ये एक रॉक को उठाती है। इसे ऐसा करता हुआ देखकर जियान भी इसे मना करता है। हालांकि ये कहती है तुम जानते हो ना मेरे बॉडी में किस तरह का फ्लेम है। अब ये अपने हाथों में अपने फ्लेम को समझकर अब इस रॉक को बंद करना स्टार्ट करती है। अब जब मोइंग इसे बंद कर रही होती है तो फिर एक आवाज आता है, होली फ्लेम। मोइंग इन रॉक्स के फेसेस को बंद कंटिन्यू कर रही होती है। ये जानती है कि ये थिंग बाद में प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। इधर पहले साउंड अटैक से बाकी बेहोश हो गए थे। अब जबकि मोइंग भी इधर अपना काम कर लेती है तो फिर ये भी उठ जाते हैं। हालांकि जियान ने इस इवल रेस के बारे में नहीं बताता, क्योंकि पहले ये कंफर्म होना चाहेगा इस बारे में कि यहाँ पे चल क्या रहा है। अब सभी आगे बढ़ते हैं इस डेजर्ट एरिया के एंट्रेंस की ओर। ग्रीन फ्लूट कहती है कि यहाँ पे एक तरह का बैंड लगा हुआ है। लगता है कि यहाँ पे डाउडी 7 स्टार के ऊपर के पर्सन को यहाँ पे एंटर करने का अलाउ नहीं है। हालांकि फायरगर्ल जो कि डाउडी 8 स्टार के पावर तक चली गई है, ये इस एरिया से बाहर निकाली नहीं जाती, क्योंकि ये जियान का फ्लेम का हिस्सा है और साथ ही ये एक फायर एल्फ भी है। अब यहाँ पे एंटर करने के बाद जियान को फील होता है कि इसका फ्लेम स्पिरिट फेंजू और साथ ही 100 लीटर तालिस्मान दोनों ही काफी ज्यादा ग्रीडी हो चुके हैं। इस एरिया में एंटर करते हैं। ड्रैगन सोल को यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग एक इवल रेस से पावर हाउस फील होता है। जियान इसे पूछता है कि ये कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। इस पे ये कहता है कि मेरे इतना ये पावरफुल हो सकता है। अब ये सुनकर जियान भी काफी सरप्राइज होता है। हालांकि जियान के बॉडी में इसका फ्लेम इस इवल रेस का पावर को सप्रेस कर सकता है और साथ ही इसका 100 लीटर तालिस्मान भी उनके पावर को सप्रेस कर सकता है, उनके इवल एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकता है। मगर कितना कर सकेगा अब ये तो हमें आने वाले समय में ही पता चलेगा। अब जब ये सभी डार्क पैसेज में पास कर रहे होते हैं तो फिर अब इन्हें फील होता है कि ये पैसेज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर मूविंग भी कहता है कि मुझे लगता है कि हम एक लूप में ही आगे चल रहे हैं। जिस रास्ते से हम आए थे वो भी रास्ता अब गायब हो चुका है। यहाँ पे हमें चेक करना चाहिए कि क्या यहाँ पे कुछ थिंग है, कोई बटन और इस जैसा कोई थिंग। ये पैसेज भी काफी शांत होता है। इस पैसेज में चमगादड़ नहीं है। ये सभी अब अलग होकर चेक करना स्टार्ट करते हैं। अब जियान इस पैसेज में अपने फ्लेम के हेल्प से जा रहा है और इस वॉल को भी चेक करता हुआ जाता है। इसे एक पेंटिंग यहाँ पे दिखता है और जब ये इसे चेक करता है तो फिर इसे कुछ स्ट्रेंज फील होता है। फिर ये इस पेंटिंग को अपने सोल पावर से चेक करता है। जियान इस पेंटिंग में देखता है कि स्काई में से एक हैंड नीचे की ओर आ रहा है और इस हैंड को कुछ स्मॉल क्रिएचर रोके हुए हैं जो कि ब्लैक और पिंक कलर के लाइट को इमिट कर रहे हैं। हालांकि इससे ज्यादा ये पेंटिंग में ज्यादा कुछ खास नोटिस नहीं कर पाता। ड्रैगन सोल भी कहता है कि मैंने भी इस तरह के पेंटिंग को कभी भी नहीं देखा है। अब जब जियान इस पेंटिंग को देखकर कुछ समझ नहीं पाता तो फिर ये आगे जाने लगता है, मगर जैसे ही जियान अपने पैर को आगे करता है ये एक स्टोन पे अपने पैर को रख देता है और फिर ये स्टोन प्रेस होता है। इतने में वॉल 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं और एक पैसेज ओपन होता है। ये देखकर जियान भी कहता है मैंने पैसेज को ढूंढ लिया है। ये सुनकर सभी जियान के पास आते हैं। ये सभी जियान से ज्यादा दूरी पे नहीं थे। अब जब सभी आ जाते हैं तो फिर जियान कहता है तो फिर चलते हैं। मोइंग कहती है कि मुझे कुछ स्ट्रेंज फील हो रहा है। मोइंग के चेस्ट में इसका फ्लेम जोर जोर से बीट कर रहा है। अब जब ये सभी इसमें आगे जाते हैं तो फिर अब इन्हें 2 रास्ते दिखते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट में। मूविंग भी कहता है कि यहाँ पे 2 रास्ते हैं। ग्रीन फ्लूट इस रोड को देखती है। ये दोनों ही रास्ते डेजर्ट के कोड एरिया तक जाते होंगे, मगर इन दोनों रास्ते में कौन किस तरह की डिफिकल्टी से भरा होगा ये कोई भी नहीं जानता है। हालांकि ये सभी एक साथ जाना चाहते हैं, मगर लेफ्ट जाए या राइट जाए ये भी अब तक डिसाइड नहीं करे हैं। अब टाइम पास करता जाता है और ये अब तक डिसाइड नहीं किए कि इन्हें कौन सा रास्ता पे जाना है। जियान यहाँ पे कहता है कि एक रास्ता सेफ हो सकता है और एक डेंजरस रास्ता हो सकता है। हालांकि डेंजरस रास्ता पे ही काफी कीमती ट्रेजर भी मिलने का चांस है। अब जियान कहता है कोई एक रैंडम रास्ते को चूज करते हैं और आगे चलते हैं। अगर कोई भी डेंजर आता है तो फिर मैं उसका सामना करूंगा। ग्रीन फ्लूट कहती है कि हम एक टीम है और हम सेम सेक्स से भी हैं, तो फिर हमें एक साथ फाइट करना चाहिए। एल्डर जू ने हमें सबको एक साथ रहने को कहा है और इस डेजर्ट में एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए सेंड किया है। मोइंग कहती है कि जियान तुम इस डेजर्ट एरिया में क्या ढूंढना चाहते हो। इस पर जियान कहता है कि मुझे एक आइस कोर चाहिए जो कि एक 6th रैंक के मैजिक बीस्ट के पास है। जियान जानता है कि होली फ्लेम एक हेवनली फ्लेम से काफी स्ट्रॉन्ग है, तो फिर ये इसके लिए एक सेफ्टी मेजरमेंट को जरूर ही लेना चाहेगा। अब ये इस पैसेज से एक एशियन फॉरेस्ट में आ जाते हैं। सभी इस फॉरेस्ट को देखकर काफी सरप्राइज होते हैं। इस फॉरेस्ट में माउंटेन, लेक से रिवर्स हैं। यहाँ इस ग्रीन प्लांट को देखकर ये सभी भी थोड़ा रिलीफ फील करते हैं। फ्रेश एयर फील होता है इन्हें। जियान के अकॉर्डिंग ये सभी एक माउंटेन रेंज के नीचे खड़े होते हैं और ऊपर इस माउंटेन रेंज के टॉप पे काफी ज्यादा थिक फॉग गैदर होता है, तो मेन थिंग तो वहीं भी होगा। अब जियान सभी को केयरफुल रहने को कहता है और साथ ही डिस्ट्रैक्ट नहीं होने को कहता है। मोइंग भी कहती है कि यहाँ पे
एयर फ्रेश फील होता है, मगर फिर भी मुझे यहाँ पे काफी स्ट्रेंज फीलिंग आ रहा है। अब जब मूविंग ऊपर इस माउंटेन की ओर देखती है तो फिर ये काफी ज्यादा टेरिफाइड हो जाती है। इसका बॉडी से तुरंत इसका फ्लेम रिलीज होते हैं और इसके बॉडी को सराउंड करते हैं। ये सभी को अब इस वाटर से दूर रहने को कहती है, जो कि हिल के नीचे एक रिवर फ्लो कर रहा है। अब सभी एयर में फ्लाई करते हैं। यहाँ इन्हें नीचे एक क्रिएचर दिखता है जो कि काफी जोर से रोर कर रहा है। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये सभी जब स्टार्टिंग में ही यहाँ पे आएंगे तो फिर एक टेरिफाइड मॉन्स्टर से मिल सकेंगे। फायर गर्ल कहती है कि ये मॉन्स्टर एक 6th ग्रेड एम्परर रैंक का मॉन्स्टर है। हालांकि फायर गर्ल डाउरी 8 स्टार पे है तो फिर इससे ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। 6th रैंक का मॉन्स्टर एक ह्यूमन पावर लेवल में डाउरी 6 स्टार के बराबर होता है। अब ये इनसे फाइट करने का प्लान करते हैं। अब जियान, जो कि काफी टाइम से फाइट भी नहीं किया है, अभी आगे जाता है और इस मॉन्स्टर का पावर को चेक करता है। अब जब जियान का फ्लेम आगे आते हैं तो फिर सराउंडिंग भी काफी हॉट हो जाता है। अब जियान तुरंत इस मॉन्स्टर के ऊपर अपीयर होता है और एक पाल्म अटैक करता है। ये मॉन्स्टर भी जियान के अटैक को डॉज करता है। अब ये मॉन्स्टर जोर से चिल्लाता है और पूरा एरिया शेक करने लगता है। इस मॉन्स्टर के पावर को चेक करने के बाद जियान इस पे अटैक करना बंद कर देता है और ये मूविंग के पास आ जाता है। इस बड़े से क्रिएचर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा फील होता है। इस क्रिएचर का फोरहेड पे एक पैटर्न बना हुआ है जो कि बताता है कि ये एक किंग है। इस क्रिएचर से काफी कोल्ड ऑरा भी रिलीज होता है। इसके स्नो व्हाइट हेयर भी है और ये क्रिएचर एक आइस एट्रिब्यूट का लगता है, जो कि जियान भी इस तरह के मॉन्स्टर को ढूंढ रहा है। अब जबकि इस मॉन्स्टर का रैंक इतना हाई है तो फिर इसका इंटेलिजेंस भी काफी हाई है। मूविंग इसे देखकर कहती है कि मुझे लगता है कि ये जगह का एक ओवरलॉर्ड है। ग्रीन फ्लूट भी इस तरह के बीस्ट को पहली बार ही देख रही होती है और इसे भी ज्यादा आइडिया नहीं है। जियान भी इस मॉन्स्टर के एट्रिब्यूट को नोटिस करता है, आइस एट्रिब्यूट। इसे देखकर जियान भी थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है। अगर जियान को इस मॉन्स्टर का मैजिक कोर और साथ ही इसका एसेंस ऑफ आइस भी मिल जाए तो फिर इसका काम बन सकता है। जियान शू शेंडांग को भी रिफाइन कर सकेगा, फिर जाकर जियान एक होली फ्लेम को भी एब्जॉर्ब कर सकेगा। अब जियान कहता है कि इस मॉन्स्टर को मरना होगा। अब तुरंत इस मॉन्स्टर से आवाज आता है, कौन है जो मेरे स्लीप को तोड़ना चाहता है। और इसके साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही। दोस्तों, कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए थैंक यू।